नमस्ते आप सभी को। आज फिर हम हाजिर हैं आपके लिए पार्ट 3 लेकर के। आज ये तीसरी वीडियो है अपनी रुपए वाली किताब को समझाते हुए, जिसमें हम सारे के सारे पॉइंट्स को, सारे पाठों को एक एक करके आपको समझा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि लेखक अपनी किताब में कहना क्या चाह रहे हैं। यानी कि जो संदेश आपको देना चाह रहे हैं वो संदेश आप तक वैसा का वैसा जाए, इसकी कोशिश में हम इसके पूरे भाग को आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। तो जो आज का जो टॉपिक है अपना, पीछे हमने कर लिया टॉपिक, जो पिछला टॉपिक था वो ये था कि हम रुपए के इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने रुपए के ऊपर जो वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा, उन्होंने कहा कि हमारे पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज नहीं है। वो इस किताब के पेज नंबर 135 से 238 तक दिया हुआ है। वो हम आपको सिलसिलेवार जब वहां तक पहुंचेंगे तो हम आपको बताएंगे। तो आज का जो हमारा लेसन है वो भारतीय रुपए को समझने का है। देखिएगा, ये क्यों जरूरी है समझना, क्योंकि रुपया मूल्य का मापक है और किसी भी वस्तु के मूल्य को मापने के लिए हमें जब मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी तो हमें रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक भारत का नागरिक भारत का रुपया इस्तेमाल कर रहा है तब तक वो अपने देश की संप्रभुता को बचा रहा है। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि पहले वो रुपए को समझे। किसी भी कॉलेज में, किसी स्कूल में रुपए को नहीं समझाया जाता और ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए, अगली पीढ़ियों के लिए, कि जब उन्हें पता ही नहीं होगा कि जो उनके विनिमय का साधन है वो क्या है। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट, आईटी क्षेत्र, तकनीक और विज्ञान, इन सब का ड्रामा तभी तक वैलिड रहेगा जब तक आपके पास में इन चीजों की पूरी समझ रहेगी। अर्थात आपकी जेब में जो रुपया है या जो आपके मोबाइल में जो डिजिट है, आजकल के बच्चे उसी को रुपया समझने लग गए हैं। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो आज इसलिए आपको समझाएंगे कि रुपया क्या है, रुपया क्या काम करता है और रुपये ने अभी तक मतलब पहले तो हम यही समझ लें चलो कि रुपया क्या है। तो भारतीय रुपया, प्राप्त दस्तावेजों एवं खोजों से पता चलता है कि मुद्रा का चलन अति प्राचीन है। मुद्रा का जन्म मानक धातु एवं मानक मूल्य पर आधारित है। वैदिक काल, प्राचीन काल से लेकर आज तक वैध मुद्रा मानक और मूल्य पर आधारित था। यानी कि जो वैध मुद्रा है वो मानक और मूल्य पर आधारित था और है, जिसके बहुत से प्रमाण हैं। लेकिन अंग्रेज इतिहासकार और अर्थशास्त्रियों ने रुपए के जन्म देने का श्रेय शेरशाह सूरी को दिया। तो शेरशाह सूरी जब 1540 से 1545 के दौरान जो भारत में इसका शासन रहा, उस दौर के शासनकाल को श्रेय दिया अंग्रेजों ने कि शेरशाह सूरी ने रुपया चलाया। इसलिए उसका कारण क्या है कि शेरशाह सूरी ने प्राचीन समय से चली आ रही मुद्रा के मानक मूल्य को अपनाते हुए उस मुद्रा का नामकरण, उसका नाम रुपया रखा, जो दस्तावेजों में अंकित है। यानी कि जो चांदी का सिक्का, जिसको उस मुद्रा का नाम चांदी का सिक्का दिया, वो रुपए के नाम से अंकित है। अब सबसे पहली बात जो आती है यहां पर वो ये आती है कि अगर किसी ने उसको लिखित दस्तावेज बना दिया है कि ये भारत की मुद्रा है और इसका नाम रुपया है, तो अब उस रुपए को कभी भी, मतलब इस मुद्रा को कभी भी, उसके मानक को कभी भी बदला नहीं जा सकता। ये एक बिंदु है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी मापक के मानक को कभी बदला नहीं जा सकता। अगर बदला जा सकता है तो कोई प्रोविजन नेचुरल प्रिंसिपल में होगा, उसका उल्लेख आपको करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इसकी वजह से किसी भी एक व्यक्ति के साथ शोषण ना हो रहा हो। क्योंकि स्टैंडर्ड का काम ही यह है, मानक का काम ही यह है कि वह शोषण को रोके। फिर भी हम इसको आगे थोड़ा सा करते हैं, पढ़ते हैं। रुपये शब्द का प्रयोग
रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने भारत में अपने शासन के दौरान किया था 1540 से 1545। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में जो रुपया चलाया वह एक चांदी का सिक्का था जिसका भार मानक 179 ग्रेन था। 179 ग्रेन में लगभग 11.635 ग्राम यानी लगभग 1 तोला होता है। 1 तोले में 664 होता है। और मैं आपको बताऊं 1 ग्रेन का जो वजन होता है वो 64.8 मिलीग्राम होता है। जो ग्रेन है उसका जो वजन है वो 64.8 मिलीग्राम होता है। रुपए की बड़ी इकाई के रूप में सोने का सिक्का, देखो जैसे क्या होता है 1 रुपए का सिक्का है या 1 रुपए का नोट है, फिर 1-1 रुपए के 5 नोट लेके रखो तो बड़ी इकाई 5 रुपए का नोट हो जाता है। फिर 100 का नोट हो गया इसी तरह से, फिर 200 का 500 का नोट हो गया, और 1000 का नोट भी था कि 1000 रुपए लेकर चलेंगे, उससे बढ़िया 1 नोट में 1000 रुपया। तो इस तरह से जो सिक्का ही उस टाइम पर रुपया था, तो एक जो छोटी इकाई थी वो चांदी का सिक्का था और जो बड़ी इकाई थी वो सोने का सिक्का था, यानी कि और जिसका वजन 1 तोला था, जिसे चलन में लाया गया उसे मोहर या 10 रुपए कहा जाता है। अब उस वक्त की बात जब ये हो रही है, उस वक्त चांदी और सोने की जो उपलब्धता है उसका अनुपात क्रमशः 10:1 है और जो कीमत है वह भी इसी तरीके से है कि सोने की जो कीमत है वो चांदी से 10 गुना है। तो जो सिक्का है उसकी चाहे धातु की कीमत की बात की जाए, चाहे उसमें उसका मानक रखा जाए, वो वही रहेगा, चाहे आपके पास सोने का सिक्का हो चाहे आपके पास चांदी का सिक्का हो। तो चांदी का सिक्का 1 रुपए के बराबर है और सोने का सिक्का 10 रुपए के बराबर है। सोने के सिक्के का नाम मोहर है, वो बड़ी इकाई है, लेकिन रुपया वही रहेगा क्योंकि सोना एक ऐसी धातु है जिसको स्टैंडर्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो असल मानक यही रहेगा 10 रुपया बराबर 1 तोला सोना। जो भारत में प्रथम बार सिद्धांतिक मुद्रा रुपए का जन्म हुआ, जो रुपए का वैध दस्तावेज है, लीगल टेंडर। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, रुपए का जो वैध दस्तावेज है वो यही है। और ये हमारे यहां अब आगे आओगे आपको सबूत मिलेंगे इसके सारे के सारे, चिंता मत कीजिए। रुपए से छोटी इकाई के रूप में तांबे का सिक्का चलाया गया जिसे दाम कहा जाता था। कालांतर में मुगल शासन के दौरान पूरे उपमहाद्वीप में मौद्रिक प्रणाली सुदृढ़ करने के लिए तीनों धातुओं के सिक्कों का मानकीकरण किया गया, उनका स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया गया। शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान आरंभ किया गया रुपया आज तक प्रचलन में है। यानी कि यदि आपके पास आज भी शेरशाह सूरी के समय का रुपया आपके पास हो तो उसको अभी तक भी इनवैलिड या इलीगल नहीं किया गया है। अर्थात उस वक्त के 10 रुपए का अगर सिक्का आपके पास है शेरशाह सूरी का, तो वो एक जो सिक्का सोने का अगर आपके पास होगा तो उसे बैंक में अगर आप आज लेकर के जाओगे तो वो 10 रुपए में लिया जाएगा, वो आज भी चलन में है। तो यानी कि आपके जो 10 रुपए की कीमत है वो वही है जो उसके सोने के सिक्के की है। अब अगर आपको यह बात समझ में आई है तो अब आपकी यह ड्यूटी बन जाती है कि आप अपनी बैंक, अपनी सरकार, अपने नेता, अपने अधिकारी, अपने वित्त मंत्रालय, अपने प्रधानमंत्री, किसी से भी आपको यह पूछना पड़ेगा कि क्या यह बात सच है या झूठ है। उनका जवाब आपको बताएगा। देखो वो कह देगा वो चलन में, वो तो कब के बंद हो चुके, वो तो आउट ऑफ यूज हो गए, अब उनको कौन रखता है, ये सब अलग बातें हैं। बात है मानक की। क्या ये बात सच है कि आज भी अगर आपको शेरशाह सूरी के समय का सिक्का अगर मिल जाए उसकी कीमत आज भी 10 रुपया ही है, सोने का सिक्का यदि मिलता है, और अगर उसकी कीमत 10 रुपया है तो फिर मेरा 10 रुपया भी तो उसके बराबर है ना। यानी जो आज 10 का नोट आपके पास है, इसको आप समझिएगा इस तरह से। अंग्रेजों के आने से पहले तक एक मोहर जिसका वजन लगभग 1 तोला शुद्ध सोना था, जिसकी कीमत मूल्य 10 रुपए था। तो ये उस टाइम का हुमायूं के टाइम की मोहर का हमने एक्सप्लेन किया है किताब में, बहुत स्पष्ट है ये।
अगर आप इस किताब का ये पेज देखेंगे तो इसमें बहुत ही साफ है, ये डिजिटल प्रिंट है, इसमें कहीं भी आप देखेंगे इसमें बहुत सफाई से प्रिंटिंग की गई है। वो जो बात मैं पिछले कर रहा था, वो ऑफसेट प्रिंटिंग में ये दिक्कत आती है क्योंकि दस्तावेज हमको मतलब स्कैन किए गए हैं, पहले तो वहां से फोटो स्टेट करी गई, वो फोटो स्टेट को फिर स्कैन किया गया, फिर स्कैन कॉपी को प्रिंट में लगाया गया, और वो भी ऑफसेट प्रिंटिंग से, तो उसमें थोड़ी सी एक दिक्कत उस प्रिंटिंग की आएगी, अदरवाइज ये बिल्कुल साफ ही इसके अंदर है। अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैद्धांतिक मौद्रिक प्रणाली का अंत। देखो भाई, उस टाइम पर अंग्रेज अगर कर पाए तो उसका कारण या तो यह था कि भारतीयों को पता ही नहीं चला, या उसका कारण था कि भारतीय कमजोर थे, या उसका कारण था कि भारतीय संगठित नहीं थे, या कोई भी कारण रहा हो, हम उन कारणों पर नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने गलत किया। और भारत में जब उनके जाने के बाद हमारी सरकार बनी, या हमारे लोग जब गद्दी पर बैठे और उनको निर्णय लेने का अधिकार मिला, तब उनकी ये पहली ड्यूटी बननी चाहिए थी कि जो जो वो भारत की प्रणाली के अंदर, व्यवस्था के अंदर गड़बड़ कर कर गए हैं, उस गड़बड़ को सुधारा जाए, उस गड़बड़ को ठीक किया जाए, और वापस उसी तरीके से हमारी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें किसी का भी शोषण ना होता हो। असल में तो हमारी यही ड्यूटी बनती है। यदि उन्होंने नहीं किया तो यह उनकी गलती थी, और यदि अब पता लगने के बाद आप इस दिशा में काम नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी कीजिए, मैं ये कह रहा हूं, वैचारिक तौर पर अपनी डायरी लिखिए ताकि आपकी अगली पीढ़ी को पता चले, आप पेजेस में नोट्स बनाइए, आप अपने फेसबुक पर लिखिए, आप अपने यूट्यूब पर वीडियो बनाइए, आप अपनी बातों को रखिए, आपकी बात हो, वो मेरी बात ना हो, वो किसी संगठन की बात ना हो, वो जनता की बात बन जाए। इसलिए जितने साथी इस वीडियो को सुन रहे हैं और जो सुन रहे हैं, जहां भी आपके साथ या आपके साथ नहीं, किसी के साथ भी अगर अन्याय हो रहा है, आपको बोलना पड़ेगा। और यदि कोई कहता है कि तुम कौन हो बोलने वाले, तब आपको बताना पड़ेगा कि भारत के संविधान ने हमारे को 51 धारा के अंदर हमको प्रोविजन दिया है संविधान के अंदर कि भाई हम लोग अपने मतलब संविधान ने हमको दिया है कि हम देश में चल रही किसी भी गलत गतिविधि का जो भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाती हो उसका विरोध कर सकते हैं, बल्कि हमें करना चाहिए। ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में आता है। तो आपको ये बात हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब ये इसलिए समझना जरूरी है कि देश पहले किस पोजीशन पर था और आज किस पोजीशन पर है। इसके अंदर जब आप इस किताब को, जिसके पास ये किताब है, अगर आप पढ़ेंगे तो इस किताब के अंदर हमने ये मेंशन किया हुआ है कि मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूं। पेज नंबर 126, पेज नंबर 126, ये देखिए 126 से लेकर के और पेज नंबर 134 तक हमने ये एक्सप्लेन किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह की थी उस वक्त जब अंग्रेज आते हैं तब। अगर आपको ये साफ दिखाई दे रहा हो तो मैं ये दिखा रहा हूं, ये जो कलर है ऊपर केसरिया रंग है, ये हमारे भारत की अर्थव्यवस्था है। और जब साल 1 है एडी, यानी आज से 2025 साल पहले, तब हमारी अर्थव्यवस्था 51,800 मिलियन डॉलर के बराबर है। 51,800 मिलियन डॉलर के बराबर है जब ये जीडीपी है सारे कंट्रीज की। और चाइना 42,000 मिलियन डॉलर के साथ सेकंड नंबर पर है, और इटली 12,000 के बाद तीसरे नंबर पर है, और टर्की, फ्रांस, इजिप्ट, ईरान, स्पेन, मैक्सिको, ब्राजील, जर्मनी, बांग्लादेश, ठीक है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और जापान। ये तब की बात हो रही है जब उस एरिया की बात हो रही है, जब हम ये वाला पार्ट लेते हैं कि यानी कि जो रीजन पाकिस्तान का है, ये वहां की पार्ट हो रही कि उस रीजन की अर्थव्यवस्था इस लेवल पर थी। यानी अगर हम टॉप के 15 कंट्रीज की बात करें, ये 15 कंट्रीज हैं टोटल, तो टॉप के 15 देशों की अगर हम बात करें तो जिस वक्त हम बात कर रहे हैं आज से 2025 साल पहले की,
जिन लोगों ने हम पर राज किया, ऐसा फैलाया गया, अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड, उसकी अर्थव्यवस्था टॉप 15 में कहीं पर भी नहीं है। इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था, आप इसके बाद जिस टाइम पर अर्थव्यवस्था, यहां 1600 ईस्वी की बात हम करते हैं कि 1600 में अंग्रेज भारत में आए थे, उस टाइम तक चाइना दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। इससे पहले 1500 में भी अगर आप देखते हो, अंग्रेजों के आने से पहले, तो भारत पहले नंबर पर आता है। उस टाइम पर हमारी अर्थव्यवस्था है 1,01,967 मिलियन डॉलर की, और चाइना की जो जीडीपी है उस वक्त 97,243 मिलियन डॉलर की। और उस टाइम पर जो रुपया है वो सोने और चांदी में ही लिया और दिया जा रहा है। यानी आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि यदि आज आपका एक सोने का सिक्का, यानी सोने का सिक्का मतलब 1 रुपए की जो मोहर है, 1 तोला सोना जो है, यदि आज 85,000 रुपए के बराबर आ रहा है, एक सोने का सिक्का 85,000 रुपए के बराबर है, यानी कि 10 रुपये बराबर 85,000, तो 1 रुपया बराबर 8,000 के करीब आता है। यानी कि जितनी अर्थव्यवस्था है इसका 8,000 गुना है उस वक्त की भारत की अर्थव्यवस्था। 8,000 गुना समझ में आया ना कैसे? क्योंकि वो उस वक्त सोने और चांदी में है। तो आज भी अगर हमारा रुपया सोने चांदी में हो तो 8,000 गुना की बात आता है। और जब हम इसमें बात और प्रति 10 ग्राम की बात करेंगे तो लगभग 6,000 गुना की बात हो जाएगी, 6 से 7,000 के बीच का। अब जब अंग्रेज यहां पर आते हैं 1600 ईस्वी में, तब भी अगर आप देखते हैं तो टॉप के 15 कंट्रीज में कहीं पर भी इंग्लैंड का नाम नहीं है, यहां पर कहीं पर भी अमेरिका का नाम नहीं है। यूके आया है 1600 में, 1500 में टॉप 15 में, नीचे से 14वें नंबर पर, मतलब ऊपर से 14वें नंबर पर। और अब आ गया है फिर ये यूके 4 और 4 8 और 3 11 और एक 12वें नंबर पर आ गया है 1600 में, जब वो हमें लूटना चालू करते हैं। यानी इधर से सोना उधर जाना चालू होता है और हमारी अर्थव्यवस्था डाउन आती है और उनकी अर्थव्यवस्था चलना शुरू होती है। इसी वक्त जब हम देख रहे हैं यूके 1800 में 200 साल के बाद पहुंच गया है 5वें नंबर पर, और यूएसए भी इसमें एंटर कर चुका है। अब फिर 1857 की जब क्रांति की बात होती है, ब्रिटिश राज की बात हो रही है, उस टाइम यूके 3रे नंबर पर आ गया है और इंडिया 2रे नंबर पर आ गया, और यूके उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच गया है। यानी कि इंग्लैंड उसके नजदीक पहुंच गया और भारत नीचे जा रहा है। और उसके बाद 1857 में हो गया। अब जब पेपर करेंसी एक्ट आता है 1882 में, जब रुपए को तोड़ा जाता है और सोना ट्रांसफर किया जाता है, 15 रुपए की एक मोहर बना दी जाती है। पहले 10 रुपए की एक मोहर थी, और जब 15 रुपए की एक मोहर बना दी जाती है 1882 में, तो 1889 में उस टाइम पर अगर आप देखो कि भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है और 2रे नंबर पर यूएसए अमेरिका आ गया है। अब आप समझ लीजिए, जो अमेरिका कहीं भी नहीं था, जो इंग्लैंड कहीं भी नहीं था, वो ऊपर जा रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। इस पूरी की पूरी इसी चीज को फिर हम आरबीआई के दस्तावेजों से मैच करवाएंगे। जो आपको और दस्तावेज भी मैं आपको दूंगा इसके अंदर, हमने और रिसर्च भी खूब करी है इस किताब के बाहर भी, संजीव शर्मा जी ने इसके ऊपर खूब काम किया है। तो जो बुलियन रखी जाती हैं, जो वहां पर फॉरेन करेंसी रखी जाती है, जिसको विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं, फॉरेन रिजर्व जिसे बोला जाता है, वो जब आरबीआई में रखा जाता है, सोने को कम कर दिया जाता है, उस वक्त अर्थव्यवस्था किधर से किधर मोल्ड होती है, कहां जा रही है, यह आपको मालूम पड़ता है। जब इस पूरी प्रक्रिया को जब आप समझेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आप अगर नजर नहीं रखेंगे देश दुनिया की गतिविधियों के ऊपर, तो आपका पैसा भी खाली हो रहा है, आप भी गरीब होते जा रहे हैं। पहले ऐसी दिक्कत नहीं थी कि आपके गांव में प्रत्येक व्यक्ति कर्जदार हो और आपके घर की नीलामी की पोजीशन पर पहुंच गया हो और सबके ऊपर उनकी प्रॉपर्टी से ज्यादा कर्जा हो गया हो। ये सिचुएशंस पहले नहीं होती थी, और इस सिचुएशंस तक आने में सबसे बड़ा रोल रुपए के कूटकरण का रहता है। ये आपको मालूम पड़ना चाहिए। ये मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि मानक की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, और अगर आप इसको समझो, ये सबसे सच्ची लड़ाई है।
और इसके बाद आप अगली पीढ़ियों के शोषण को रोकना चाहते हो, तो इस लड़ाई में आपको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब इसको हम पढ़ते हैं। जब ये आपके साथ में अंग्रेज ठगी शुरू करते हैं, अंग्रेजों ने जब सैद्धांतिक मौद्रिक प्रणाली का अंत किया है, पेज नंबर 21 तक हम लोग पहुंच गए हैं। यह अंग्रेजों द्वारा, ये तो हो गया, अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैद्धांतिक मौद्रिक प्रणाली का अंत कैसे हुआ। यह मानक मौद्रिक प्रणाली इतनी सुदृढ़ थी हमारी कि सन 1700 में अंग्रेजों के आने से पहले, मतलब 1700 से 1600 में आ गए थे, लेकिन राज तो बहुत बाद में चालू हुआ ना, 1857 के बाद ही इंग्लैंड की पार्लियामेंट के हिसाब से कानून चलने लगे, 1855 वाले आदेश के बाद। तो 1700 में अंग्रेजों के आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 24.4% आय के साथ विश्व में सबसे बड़ी थी। भारत कृषि केंद्रित और उद्योग प्रधान देश रहा। जैसे आपको क्या समझाया गया कि भारत कृषि प्रधान देश है, नहीं, कृषि केंद्रित उद्योग, मतलब यानी कि हमारा जो उद्योग धंधा है, और हमारा क्या, दुनिया भर के सारे उद्योग धंधे खेती से ही चलते हैं, तो खेती पर आधारित उद्योग धंधा, चाहे मसाले हों, चाहे सब्जियां हों, चाहे सोना भी खेती से, जमीन से ही निकलता है, मतलब कहने का, फिर पशुधन से जो निकलने वाली चीजें हैं, वो सारी चीजें। अंग्रेजों के आने से पहले व्यापार के लिए पर्याप्त मात्रा में सोने और चांदी के सिक्के के रूप में मुद्रा उपलब्ध थी, जिसके सैद्धांतिक मानक के अनुसार, यानी जो भारतीय स्टैंडर्ड है, 1 तोला शुद्ध, 1 तोला चांदी यानी 11.66 ग्राम या 180 ग्रेन का सिक्का वो 1 रुपए के बराबर है, और 10 रुपए का जो 10 रुपए के जो बराबर है, 10 रुपए की जो मोहर है, उसमें 180 ग्रेन का सिक्का है, यानी वो चांदी का है, ये सोने का है। जब अंग्रेज भारत पर कब्जा किए, तब भारत का लूटपाट और शोषण करना शुरू किया, और शोषण करने का सबसे उत्तम हथियार भारतीय मुद्रा रुपये को चुना। इसके लिए मुद्रा बाजार की स्थापना करके मुद्रा के मूल्य को घटा बढ़ाकर भारत के लोगों का शोषण शुरू किया, यानी कि मुद्रा बाजार बना दिया कि रुपए की वैल्यू वर्ल्ड की इकोनॉमी के हिसाब से तय होने लग जाए, और हमें तो कुछ पता नहीं होता। अभी देखिए, आपकी संसद में जो कानून बन रहे हैं उनसे हम अनभिज्ञ हैं, हमें जानकारी नहीं दी जाती है। जब भी देश की जनता के खिलाफ कोई कानून बन रहा होता है, उसी वक्त देश में मीडिया के अंदर कोई और प्रोपेगेंडा चल रहा होता है, और उस वक्त हमारा ध्यान उधर रहता है और पीछे से कोई कानून बना दिया जाता है, और फिर सारी एजेंसियां, चाहे कोर्ट है, वकील है, पुलिस है, एसडीएम है, तहसीलदार है, डीसी है, फिर वो सब कानून का हवाला देते हुए, पॉलिसी मैटर का हवाला देते हुए आपका शोषण करते रहते हैं। तो जो पॉलिसी बना रहा है उसके ऊपर निगरानी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उसकी एक एक गतिविधि के ऊपर नजर रखी जा सके कि तुम ये पॉलिसीज किस लिए बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, जिसके लिए बना रहे हो उसकी राय ली है कि नहीं ली है, इसके जो विपरीत पहलू है, इसका जो विपक्ष है, इसके जो खिलाफत करने वाले लोग हैं या इसके खिलाफ बोलने वाले लोग हैं या इसका नुकसान बताने वाले लोग हैं, उनसे राय ली है कि नहीं ली है, उनका पक्ष सुना गया है कि नहीं सुना गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और आप अगर इसको नहीं समझेंगे तो फिर हम लोग नुकसान में ही रहेंगे मोस्टली। तो अब अगर यदि आपको कोई रुपए पर बात बताना शुरू करे कि भाई ये रुपया, क्योंकि ये जो लेसन है, ये जो तीसरा पार्ट है, ये रुपए को ही समझाने के लिए था, ताकि आप जब कभी चलें तो कोई कह दे कि तुमने लोन में रुपया लिया था ना, तुमने लोन मांगा, हाँ, तो लोन से सामान लिया, हाँ लिया। अरे जो लोन में आपको दिया गया वो रुपया नहीं दिया गया, आपको रुपए का वो नोट दिया गया, 100 रुपए का नोट, 500 का नोट, क्योंकि उसमें जो चलन में है, जो कीमत रखी गई है वो नोट के बराबर रखी है, रुपए के बराबर नहीं। रुपया तो आपको समझना ही यही है कि रुपया क्या है। जो उसी टाइम पे जब बैंक वाले आपसे पूछेंगे, कोर्ट में भी जब आपको अगर इन पर्सन भी खड़ा होना पड़ जाए, तो फिर आपको बताना है उस टाइम पे कि नहीं जज साहब, इन्होंने रुपया नहीं दिया लोन में,
इन्होंने नोट दिए हैं, नोट की वैल्यू रुपए की वैल्यू से अलग है। और जिसका कर्जा है ना, वो चांदी के 2 सिक्के तो रखो, एक 90% चांदी वाला, एक 50% चांदी वाला, और सिक्का दूसरा रखो, फटाक से उनके सामने रख दो, या उससे पहले वाला नोट भी रख लो। ये देखो जी, इन्होंने तो इसका ये जो वचन खंड है गवर्नर का वो भी बदला हुआ है। इन्होंने तो ये देखो जी, ये सिक्का ये भी 1 रुपए में लेता है बैंक, तो बैंक इसको 1 रुपए में ले रहा है, जिसमें ये ऐसे ऐसे 1000 सिक्के आ जाते हैं। जो लोहे वाला सिक्का है वैसे वैसे 1000 सिक्के उस चांदी वाले में आ जाते हैं। तो उसको बोलो जी, इसमें 1000 सिक्के आते तो 1000 गुना की लूट तो यहीं पर हो रही है हमारे साथ, इसको 1 रुपए में कैसे ले रहे हैं ये? और अगर ये इनवैलिड है तो फिर ये वैलिड कैसे, और ये इनवैलिड है तो फिर ये वैलिड कैसे? दोनों को ऐसे करके सामने रख दो। आपको ऐसे करके रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड के ऊपर बात करनी ही पड़ेगी। आपके पास ये नहीं मान रहे हैं, कोई बात नहीं, हम बात तो करें, देखें तो सही है भाग रहे हैं, ये जवाब क्या दे रहे हैं, ये कहां से तर्क लेके आते हैं, कौन सा कानून बनाएंगे, क्या करेंगे, देखेंगे ना। तब तक पूरे देश के अंदर बात चली जानी चाहिए। और आपको अपने घर में अगर आपके पास ये किताब है, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा इस किताब को पढ़िए आप। मतलब इस किताब को पढ़िए इन द सेंस, जैसे सामने रखिए, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं वैसे आप भी पढ़िए। जब आप किसी को बताने के लिए पढ़ोगे तो आप थोड़ी गहराई से पढ़ोगे, और जो सवाल आएंगे फिर उनके सवालों के जवाब ढूंढोगे। तो आप इधर मेरे इस निडर इंडिया चैनल के ऊपर मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि ये सवाल आया है रुपए के ऊपर। अगली वाली जो वीडियो आएगी रुपए की, जो इस किताब को समझाने वाली, उसमें मैं वो सवाल भी ले लूंगा। तो अभी तक हमारे 2 एपिसोड हमारे हो चुके हैं, आज तीसरा एपिसोड है। अभी तक सवाल नहीं आए हैं, तो आपके सवाल जब आएंगे तो और अच्छी बात है। और जिन सवालों का जवाब आगामी पेजों में होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि इसका जवाब आपको आगामी पेजेस में मिलेगा। अब रुपया क्या है इसको आपको समझना है। यही लास्ट बात जो पूरे चैप्टर की होगी कि रुपए में सोने की मात्रा ही रुपया है। यानी रुपया वो कागज नहीं है, जैसे कि वजन को हम देखते हैं ना, उसका मानक जो है वो वजन है। कितना वजन? 1 किलो वजन। जैसे 1 मीटर है, अब 1 मीटर किसको कहेंगे हम? 1 मीटर वजन किसे कहेंगे? जब हम दूरी के मापक को देखा जाता है तो उसमें प्रकाश की गति को केंद्र में रख के लिया जाता है। तो जैसे प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 सेकंड में 3 × 10⁸ शायद होता होगा, इस तरह से इतने मीटर उस पर सेकंड में 3.6 इंटू वो कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो फिर उसको 1 मीटर में, मीटर और सेकंड में लेकर के फिर ये कहते हैं कि 1 इतने सेकंड में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। ये 1 मीटर का स्टैंडर्ड है, क्योंकि प्रकाश अपनी गति कभी नहीं बदलेगा। उसका रीजन ये है कि किसी भी चीज का जो मानक होता है वो फिक्स होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज जो फिक्स होनी चाहिए, उस फिक्स चीज को ही हम लोग इसका स्टैंडर्ड लेते हैं किसी भी चीज को नापने का। तो फिक्स चीज के मुकाबले फिक्स चीज ली जाती है। तो इसलिए सोने को लिया गया कि वो घटता बढ़ता नहीं है, जंग नहीं लगता है, उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन पानी का नहीं होता, मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता, दबाव कितना ही हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, पीट लो कूट लो, उसकी चादर बना लो, लोहे की बनाओगे तो वो झड़ता रहेगा, नीचे साइडों में तो कम होता जाएगा, उस पर जंग लगता जाएगा। तो ऐसी कोई धातु जैसे वो कह रहे हैं ना कि सोने को इसलिए हटा दिया गया कि सोने की मात्रा कम थी। अरे भाई, लूट हो रही है इसलिए कम आपको दिखाई दे रही है। आप इतने ग्राम से ज्यादा सोना नहीं रख सकते। ये ड्रामा सरकार ने इसलिए किया है कि आप कभी भी अमीर ना बन सको, कभी भी आप समृद्ध ना हो सको, क्योंकि सोना ही एकमात्र पैमाना है आपकी अमीरी का, और कोई पैमाना नहीं है। जबकि सिद्धांत मुद्रा का मानक मूल्य स्थिरांक होता है, घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे भार की मापक किलोग्राम, दूरी की मापक फीट, समय की मापक मिनट इत्यादि मापकों के मानक स्थिरांक होते हैं, उसी प्रकार भारतीय मुद्रा रुपए की जो मूल्य की मापक है, इसकी मानक मात्रा और मूल्य भी स्थिरांक होगा। इसके पार्ट आपको समझने हैं। सबसे पहली बात, मानक मात्रा को ही रुपया कहा जाता है, जो मूल्य मापने का बाट है। मानक मात्रा ही ज्ञान विज्ञान या सिद्धांत है। मानक मात्रा ही लोक कल्याणकारी अवधारणा
और नैसर्गिक न्याय है। नैसर्गिक न्याय जो फंडामेंटल और जो यूनिवर्सल लॉ है, जो जस्टिस है, वो यही है, नेचुरल जस्टिस इसको हम कहेंगे। मानक यानी स्टैंडर्ड मात्रा ही उत्पादन का स्रोत व सेवा की प्रतिस्पर्धा है और मानक मात्रा ही आर्थिक आजादी और सर्वांगीण विकास है। अब इस बात को जब आपको समझ में आ जाएगा तब आप कहीं भी बोल सकेंगे कि रुपया असल में क्या है, जिसका मूर्त रूप सोने की मानक मात्रा है, जो नैसर्गिक सिद्धांत है, नेचुरल प्रिंसिपल जिसे हम कहेंगे, जो अर्थशास्त्रियों के शब्दों में अपने आप में कुछ नहीं, यानी मनी इज ना, वो कहते हैं मनी तो क्या, कुछ भी नहीं, वो उसको उस लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं कि मनी कुछ भी ना हो, यानी वो डिजिट तक लेकर जाना चाह रहे हैं। आपको लगे कि भाई जीने के लिए सिर्फ डिजिट चाहिए होते हैं, इतने डिजिट मेरे पास पड़े हैं, मैं आपको यही तो बता रहा हूं। जब डिजिटल भारत बनाया है, जब इन्होंने डिजिटल इंडिया बनाया है, तो बेसिकली ये क्या करना चाह रहे हैं, आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर लाना चाहते हैं और प्लस सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में लाना चाहते हैं। और उसका जो तरीका रहेगा वो सोशल क्रेडिट स्कोर रहेगा, यानी आप सबको कर्जदार बनाकर क्रेडिट स्कोर बना देंगे। आपका क्रेडिट स्कोर के ऊपर भी एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे। तो यह परिकल्पना बता रहे हैं, साध्य नहीं साधन है जो संपत्ति के बदले संपत्ति की कीमत के रूप में विनिमय करती है और मुद्रा के रूप में हजारों वर्षों से चली आ रही है और आज भी उसकी विश्वसनीयता कायम है, केवल स्टैंडर्ड वाली मुद्रा। मापक के सिद्धांत के अनुसार दुनिया के हर मापक का मानक मात्रा स्थिरांक होता है, उसी प्रकार भारतीय मुद्रा मूल्य की मापक है, इसकी मानक मात्रा भी स्थिरांक होती है, इसे घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। रुपए के मानक मूल्य को घटाना या बढ़ाना, दोनों, घटाया भी नहीं जा सकता और बढ़ाया भी नहीं जा सकता, वो अवैध है, कानूनन जुर्म है। और हमारा जो बीएनएस है, जिसे भारतीय न्याय संहिता 2023, उसके अध्याय 10 की धारा 178 से 188 तक सिक्कों का, करेंसी नोट का, बैंक नोट का, सरकारी स्टैंप का कूटकरण अपराध संबंधित धाराएं हैं, यानी ये क्रिमिनल एक्ट है। आईपीसी की धारा जो अध्याय 18 था, उसकी धारा 489 ABCDE था, तब करेंसी नोट, बैंक नोट के कूटकरण से संबंधित और आपराधिक धाराएं वो पहले थी, वो अब बीएनएस की अध्याय 10 धारा 178 से 188 हो गई है, जो पहले 132 से 154 हुआ करती थी और ये 489 हुआ करती थी। वो सारी टोटल यहां पर लेके आ गए, जिसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है, जो एक प्रमाणिक साक्ष्य है, यानी कि ये एक प्रूफ है कि रुपए का या कूटकरण, उसके मानक का कूटकरण कभी भी नहीं किया जा सकता। अब आप लोगों को यह बात समझनी पड़ेगी कि आप जब बात करें तो रुपए को किस एंगल से आपने परिभाषित करना है। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप आने वाली पीढ़ियों को अपनी शोषण से बचा सकें, आप उनके लिए लड़ाई लड़ सकें, आप उनको समझ दे सकें। तो अपने घर में जब आप इस किताब को पढ़ेंगे और आपके बच्चे जब आपको बोलते हुए सुन रहे होंगे, तब उनको भी मालूम पड़ रहा होगा कि उनके साथ बहुत बड़ी ठगी हो रही है, बहुत बड़ा शोषण उनका हो रहा है। उस शोषण से बचने के लिए आपको पूरे गांव को जागृत करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। 200 लोगों की टीम हम तैयार कर रहे हैं, जो पूरे देश के अंदर, अभी फिलहाल हरियाणा को टारगेट लेके हम कर रहे हैं कि पूरे हरियाणा के हर गांव में जो अपनी टीम बना दे, जिसका एग्जाम्पल लेकर के, जिससे सबक लेकर के पूरे देश के हर गांव के अंदर एक टीम बने, जो कि इस लड़ाई के अंदर बड़ा अपना रोल अदा कर सके, जो समझा सके, जो टॉर्च बेरर का काम कर सके, जो एक तरह से रोशनी दिखाने का काम कर सके इस अंधकार के दिनों में, जो बता सके कि आपके साथ में क्या क्या ठगियां हो रही हैं। पहले इनको तो समझ लो। जिन लोगों को यही पता नहीं लग रहा है कि उनके घर में रखी हुई मशीन, नई नई चीजें जो आ रही हैं इलेक्ट्रॉनिक की, ये सब उनके हो सकता है आने वाले टाइम में मौत का कारण बने। क्योंकि ये जितनी भी मशीनें हैं जो आजकल डिजिटलाइज, मतलब सारी इलेक्ट्रॉनिक हो रखी है, एक आसमान में एक बड़ी सी EMP, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स आएगी और सब चीजें धड़ाम 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 से खत्म हो जाएंगी, सब कुछ इलेक्ट्रिक खत्म हो जाएगा।
तो किसी दिन इंटरनेट पे आपका वायरस आएगा और आपका सारा का सारा पैसा खत्म हो जाएगा जब डिजिट में जो रखा हुआ है। मान लो इधर से पैसा खत्म हो जाए, इधर से इलेक्ट्रॉनिक का सामान खत्म हो जाए, जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, जितनी गाड़ियों के अंदर अब नए जो गाड़ियां हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है, वो सारी की सारी रुक जाएंगी। तब आपको इस पूरे के पूरे जो कम्युनिटी वाला जो इनका मेट्रो है, जो उस मेट्रो के ऊपर ही आधारित ट्रैवल करना पड़ेगा। उस टाइम पर कोई सरकारी बस अड्डा नहीं होगा, सब कुछ प्राइवेटाइज हो चुका होगा। उस बस में चढ़ने से पहले आपका सोशल क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे कि पहले यहाँ स्कैन करो अपना मोबाइल, दिखाओ तुम सरकार की बात मानने वाले हो या सरकार का विरोध करने वाले हो। बीजेपी का जो इनका एक स्पोक्स पर्सन है, वो अश्विनी, क्या नाम उसका, एडवोकेट है, जो बता चुका है पहले ही कि एक बार आधार के साथ जुड़ जाने दो, फिर इन किसानों का इलाज फिर हम करेंगे। तो वो लोग आपका इलाज करने के लिए आ रहे हैं, आप अपने इस बर्बादी को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। आप अपने लोगों को कैसे समझा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस प्रोसेस को कॉन्टिन्यूसली जारी रखिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो कोई बता नहीं रहा है आपको, इसलिए कि वो डरते हैं कि भविष्य में अगर वो गलत हो गए तो इस बात से उनको डर लगता है। कोई बात नहीं, हमें डर नहीं लगता है कि हम गलत हो जाएंगे तो क्या होगा। देखिए, आदमी गलती का पुतला है। आज जो सिचुएशन हम देख रहे हैं वो 100% इन बातों की तरफ इशारा कर रही है जो मैं कह रहा हूं, और यदि आप इन बातों को नहीं समझेंगे तो फिर आप ही का नुकसान है, आपकी ही अगली पीढ़ियों का नुकसान है। ये तीसरा पार्ट हमारा खत्म हो गया है, चौथा पार्ट लेकर के हम आपके सामने फिर आएंगे। तब तक आप इस किताब को पढ़िए और इससे संबंधित सवालों को इकट्ठा कर लीजिए, फिर हम सभी सवालों का जवाब आपको एक साथ देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।